This call is now being recorded. तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्कशन हमारे यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर का। यहाँ पे फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ नीट के कॉन्टेक्स्ट में। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके किडनी के बारे में। क्या करती है आपकी किडनी और किस तरीके से काम करती है ना। आपके बॉडी में से आप जो वेस्ट निकालते हो, आप ह्यूमन बॉडी में से, वो आपका यूरिया होता है। बट यूरिया के अलावा और भी कई सारे वेस्ट होते हैं जो आपकी बॉडी से निकाले जा सकते हैं, और कई अलग अलग एनिमल्स में आपके अलग अलग वेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि अमोनिया। सो यू विल फाइंड अमोनिया इज गेटिंग रिलीज बाय सम ऑफ द वाटर एनिमल्स लाइक योर बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फिबियंस, सम इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट। ये जो आपके होते हैं पानी में रहने वाला इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फिबियंस एंड योर बोनी फिश, दे आर द वन जो आपका एक्सक्रीट करते हैं अपना यहाँ पे अमोनिया। अब अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए काफी ज्यादा पानी। इट इज हाईली टॉक्सिक, और इसको निकालने के लिए एनर्जी का खर्चा होता है कम। सो आपकी बॉडी इसे आराम से निकाल लेती है, बट यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग अमोनिया नहीं निकालते बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, जस्ट एक सेकेंड ना, बड़ा एक सेकेंड रुकना। सो या व्हाट हैपेंस इन दिस ना, राइट। सो या इन अमोनिया के अंदर, अमोनिया आपको यहाँ पे एक्सट्रीट किया जाता है बाय योर by this particular like species यहाँ पे, and this will get thrown out of the body, and this is something you have to know in this. तो पानी चाहिए आपको अमोनिया के बॉडी के बाहर निकालने के लिए, right? Now this is something you have to remember in this. You will have your tadpole fish are the example in this. Then you have this category which you know that you have a urocotylism जो हम अभी आगे देख लेते हैं. So you have your animals which excrete out the urea. So mammals and terrestrial amphibians, mammals आपके यहाँ पे हो गए, terrestrial amphibians आपके यहाँ पे हो गए, they will excrete out the urea, right? Now frog is one of the example जो आपको यूरिया को excrete करेगा, mammal is one of the example जो आपको यूरिया को excrete करेगा. The process of removing urea is called as urocotylism. The process of removing urea is called as urocotylism आपके यहाँ पे. That's going to be your shark is also the example in this. इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए you will find मॉडरेट अमाउंट में वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. ये टॉक्सिक कम होता है, याद रखना, अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है, ये आपका कंपैरेटिवली आपका टॉक्सिक यहाँ पे कम होगा, ठीक है। एंड इसे बनाने के लिए आपकी एनर्जी यहाँ पे लग जाती है। तो याद रखना, आपसे अगर कोई पूछे कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर हमेशा वहां पे होगा लिवर। लिवर इज द साइट वेयर द यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लिवर आपका लोकेशन आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपका यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Right. All right, so that's what you have to know. So you have this shark, you have this frog यहाँ पे which are going to excrete out the urea. Then you have a urocotylism. Urocotylism आपके दिमाग में ये टर्म आपके सामने आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपके आते हैं reptiles and birds. Generally your reptiles and birds will come under this, right? Along with that, you'll have some insects and land snails. Will also come under this, right? The process of removing uric acid is called urocotylism. और ये आपका लीस्ट टॉक्सिक आपके यहाँ पे होता है, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक वन, और इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ती। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी आपके यहाँ पे काफी होता है, आपके यहाँ पे ज्यादा, सॉरी वाटर की यहाँ पे आपको कम जरूरत पड़ती है, बट एनर्जी आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो वाटर यूज इज गोइंग टू बी क्वाइट लेस ओवर हियर, बट यू विल फाइंड हाई एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे, तो एटी भी आपके यहाँ पे ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये तीन ग्रुप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स यहाँ पे, they are all the pictures for you, and ये है मेरे बाकी कुछ स्पीशीज और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। So this is something we have done. ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हो, so we won't be wasting time on this. Let's jump onto your human excretory system. You have a pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder, and urethra. This is something we'll find over there. So kidney, ureter, and urinary bladder and urethra are the one which have been a part of my human excretory system आपके यहाँ पे. Okay, so this is one thing you have to know. अब किडनी जो आपकी यहाँ पे होती है, किडनी, you know that you have a pair of kidneys यहाँ पे, and these are the basic structures you have to know in the kidney. अब किडनी के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट आपका, that is my नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन आपको मिलेंगे आपके किडनी के अंदर.
अच्छा, अब जब आपसे बात की जा रही है यहाँ पे ब्लैडर के बाद, तो ब्लैडर का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्लैडर? बताओ जल्दी। यूरिन को स्टोर करना। बस स्टोर करना, इतना सोचो मत। स्टोरेज ऑफ यूरिन, दैट्स व्हाट द ब्लैडर विल डू। ठीक है, रेनल आर्टरी आपकी जाती किडनी के अंदर और रेनल वेन आपकी किडनी से बाहर निकल रही होती है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पे सबको मालूम है। नाउ दिस इज अ लोकेशन ऑफ द किडनी। कई बार ये भी आपके सामने सवाल आ सकता है। Kidneys are located laterally on the either side of the vertebral column levels between the thoracic T12 and lumbar TL3. इन रीजन के अंदर आपको यहाँ पे आपका किडनी देखने के आपको मिल जाता है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. In humans, the right kidney is at a slightly lower level than the left kidney because of the presence of the liver in the right side of the abdominal cavity. क्योंकि आपका लिवर आपके यहाँ पे राइट साइड होता है, इसलिए आपकी राइट किडनी जो आपकी होती है यहाँ पे थोड़ी सी आपकी नीचे के साइड पे होती है. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द किडनी. ये आपकी लोकेशन आपको किडनी की यहाँ पे दिख रही है. साइज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन योर थिकनेस आपका किडनी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो किडनी की थिकनेस और लेंथ आपको यहाँ पे दिख जाती है. बाय द वे, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड लगा हुआ होता है? एड्रिनल ग्लैंड. Right. Adrenal gland is something I'll find on the kidney हमेशा. Right. Now, through the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called as a hilum is seen. Hilum बेटा वो आपका एरिया है जहां से आपका रेनल आर्टरी जा रहा है और रेनल वेन आपका बाहर निकल रहा है. So this is the side जहां से आपका रेनल आर्टरी अंदर जा रहा होगा और आपका रेनल वेन आपका बाहर निकल रहा होगा. उसके साथ साथ यूरेटर भी यहाँ से बाहर निकल रहा है और कुछ नर्व्स भी आपके यहाँ पे एंटर कर रही होती है. सो दिस इज माय हिलम. तो हिलम मेरा वो लोकेशन है जहां से मेरा कुछ चीजें अंदर जा रही है, लाइक माय रेनल आर्टरी vein is coming out, my renal ureter is also coming out, and I'm also finding my renal some nerves are also in getting inside the kidney. Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called as my renal pelvis. That is also something you have to know. So I have renal pelvis over here. Function of a kidney: excretion of metabolic waste and foreign chemicals. So that's the main function. उसके साथ साथ ये blood की osmolarity को भी maintain करता है. ब्लड में कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे सोडियम आयंस, कितना होना चाहिए पोटेशियम आयंस, ये सब भी आपका यहाँ पे रेगुलेट करेगा आपका किडनी. रेगुलेशन ऑफ माय एसिड बेस बैलेंस. आप ध्यान रखते हो कि आपके ब्लड के अंदर H+ आयन ज्यादा ना हो. अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसे किडनी के थ्रू आप बाहर निकाल दोगे. उसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ माय एसिड बेस बैलेंस. एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक माय इरिथ्रोपोइटिन. इरिथ्रोपोइटिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इसकी मदद से आप अपना आरबीसी बना सकते हो. ये जाके बोन मैरो को जाके बोलता है कि आप आरबीसी बनाओ. इसके साथ साथ वी हैव दिस रेनिन. यहाँ पे रेनिन इज आल्सो वन ऑफ द हार्मोन व्हिच विल प्ले द रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर. तो ये दो हार्मोन याद रखना, दे आर कमिंग फ्रॉम द किडनी. नेक्स्ट, so questions, you can have a look at the questions later on. Now let's have a look at some regions of the kidney. You have the cortex and you have the medulla. ये दो regions आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. Okay, medulla is divided into few conical masses जिन्हें हम कहते हैं medullary pyramid, and then they will move into the calyxes, right? The cortex extend between the medullary pyramid as renal columns called as my column of Bertini. जब आपका cortex आपका medulla के साथ यहाँ पे intersection कर रहा होता है या transition कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a column of Bertini. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called as my nephrons. हर एक किडनी के पास कुछ 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. We should call them as nephrons आपके यहाँ पे. So you have your kidney. अब ये वाला सीक्वेंस आप सबको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर देख लो. बाहर के साइड पे you have the cortex. This is the cortex part. Then you have the medulla part आपके यहाँ पे. Then you have the medulla यहाँ पे आपका. Okay. आपको याद रखना है कि आपका जब यूरिन बनाया जाएगा, यूरिन बना के आप डालते हो पहले आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. सो नेफ्रॉन आपका यूरिन बनाएगा, उसे कलेक्ट कहाँ करेगा? आपके कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाता है? इनटू योर पैपिलरी डक्ट. पैपिलरी डक्ट से वो कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, एंड देन फ्रॉम रेनल पेल्विस से इट विल गो इनटू द वाई यूरेटर थ्रू द ब्लैडर. ये सीक्वेंस याद रख लेना. ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट से पहले आप जाते हैं पैपिलरी डक्ट के अंदर, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, और फिर पेल्विस से तो आप जानते हो यू कैन ब्रिंग दैट इनटू द यूरेटर. दिस इज द सीक्वेंस आई विल गेट टू सी. ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके किडनी का. अब यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलेंगे देखने के लिए. सो यू हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस एरिया. Okay. Now, ये हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे what has been happening over here. You can see a structure of a nephron. You can very clearly see you have a tangled ball of capillaries. That's a glomerulus. You can see over here. तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं. See, so आपका होता क्या है generally? What do you get to see?
you will find कि आपकी कुछ arteries यहाँ पे आ रही होगी, and those arteries are called as my efferent arteries, efferent arterioles. ठीक है, efferent arterioles आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, and now they will form a tangle ball like structure. ये आपके यहाँ पे आके they will form a tangle ball like structure, and this tangle ball like structure आपको मिलता है आपका Bowman's capsule के बीच में. This tangle ball like structure is something I'll be finding inside the Bowman's capsule. ठीक है, this tangle ball like structure जो आपको यहाँ पे बनेगा देखने के लिए या देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा, that is going to be called as my glomerulus. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a glomerulus, right? So you have efferent arterioles, and these efferent arterioles will now get and form, ये बनाएगी आपके यहाँ पे कुछ something else, they will again reform something called my efferent arterioles. ये आपके बना देगी आपके यहाँ पे आपको efferent arterioles. अब मुझे बताओ efferent और efferent arterioles के बीच में आपका diameter किसका छोटा होता है? Efferent का. Efferent arterioles का diameter आपके यहाँ पे छोटा रहेगा. So ये बात आपके यहाँ पे याद रखनी है. That is a very important point you have to know. So you have a PCT, you have a Henle's loop, you have a DCT, ये सब हम जानते हैं. We have to know the function इनका. So नेफ्रॉन को हम यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं. You have a cortical nephron and you have a juxtamedullary nephron. आपके बॉडी में किस नेफ्रॉन का नंबर ज्यादा है बताइए? cortical nephron और कितना परसेंट है cortical nephron आपके बॉडी के अंदर? 85%. वेरी गुड. cortical nephron आपके बॉडी में आपका रहेगा 85%. juxtamedullary nephron आपका सिर्फ यहाँ पे रहता है आपका 15%. लेकिन याद रखना juxtamedullary nephron जो आपका यहाँ पे होगा, they will play a very important role in water reabsorption. इनका जो Henle's loop होता है वो काफी डेप्थ तक जा रहा होता है. यहाँ पे आपका Henle's loop आपका जाएगा medulla तक. ठीक है, so Henle's loop is going up to the certain depth of medulla. ये आपका cortical nephron की बात कर रहे हैं, वहां पे इतना डीप में नहीं जाता. बट juxtamedullary nephron के अंदर the Henle's loop will go to the depth of the medulla. So ये आपका water absorption करने में आपकी बड़ी मदद करता है. So water reabsorption के टाइम पे एब्जॉर्प्शन में ये आपकी बड़ी यहाँ पे मदद करेगा. So that's what you have to know. 85% cortical nephron and 15% are my juxtamedullary nephron. आप देख सकते हो कितना डेप्थ में आपका जा रहा है यहाँ पे आपका Henle's loop. Okay, so this is something we have done. ये पिक्चर को एक बार आराम से देख लो. ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो. Good evening, Abhishek Arora. Okay. See, so you have your Bowman's capsule. Bowman's capsule की इनर वॉल यहाँ पे होती है. उस इनर वॉल के ऊपर लगे होते हैं आपके कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो आपको याद रखना है. दैट्स माय पोडोसाइट. ये मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके इनर वॉल ऑफ Bowman कैप्सूल पे लगे होते हैं आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स, यू कॉल मतलब पोडोसाइट्स. ये आपके कुछ वैसे होल्स है जहां से आपका फिल्टर पास होके जाएगा आपके कैप्सुलर स्पेस के अंदर. ये जो आपका कैप्सूल है ना Bowman's कैप्सूल, उसमें ये फिल्टर करके चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी. याद रखना जब आपका फिल्ट्रेशन किया जाता है तो इसके अंदर आपके लार्ज प्रोटीन आरबीसी पास नहीं होते हैं. लार्ज प्रोटीन आरबीसी ब्लड सेल्स विल नॉट पास, बट उसके अलावा सारा कंटेंट आपका पास होके आ जाएगा Bowman's कैप्सूल के अंदर. तो एक बार फिर बता रहा हूँ, एफरेंट आर्टरियल से ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर वेस्ट भी आपका यहाँ पे, एंड नाउ दैट वेस्ट विल गेट फिल्टर्ड यूजिंग माय ग्लोमेरुलस. जहां पे मैं कह रहा हूँ अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है. आई कैन फाइंड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन टेकिंग प्लेस ओवर देयर. और यहाँ पे आपका सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा जिसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मुझे ग्लूकोज मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा. मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा. क्या मुझे यहाँ पे अमाइनो एसिड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर. बिल्कुल मिल जाएगा. सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, एवरीथिंग आई विल फाइंड इन द फिल्ट्रेट. लेकिन इन सबको बाहर नहीं निकालते, यू विल ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन. याद रखना ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पे आप फिल्टर कर रहे हो ब्लड को और आपके सारे कंटेंट को लेके आ रहे हो अपने कैप्सुलर स्पेस में, राइट. इनर वॉल पे याद रखना, इनर वॉल ऑफ Bowman's कैप्सूल विल हैव पोडोसाइट्स, जिनके हम कहते हैं एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट, जिनके वजह से आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो पाता है. एंड डिफरेंट आर्टरीज विल हैव अ स्मॉलर डायमीटर, जिसमें से फिर आपका ब्लड वापस पीछे आ जाएगा इनटू योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. याद रखना ये डायमीटर का डिफरेंस का पर्पस ये होता है ताकि आप यहाँ पे प्रेशर जनरेट कर सको. द डिफरेंस इन द डायमीटर एक्चुअली हेल्प्स टू जनरेट द प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे कर पाते हो. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. So Bowman's capsule inner wall will have the podocytes which are my filtration slits, जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे as a filtration slits.
ओके तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दीज आर द फ्यू थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू. अब फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या आ गया, मतलब जो फिल्ट्रेट आपका होता है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे. विल हैव यूरिया, H+ आयंस, Cl आयंस, वाटर, पोटेशियम, सोडियम, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज. ये सारा कंटेंट आपका आ जाता है पीसीटी के अंदर. ये सारा कंटेंट फिल्टर करके आपका आ जाएगा इनटू योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो बुमांस कैप्सूल क्या होता है हमने देख लिया, एंड ग्लोमेरुलस क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. दीज आर नथिंग बट माय टफ ऑफ कैपिलरीज. नाउ यहाँ पे हमने कर लिया हमारा फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी कंटेंट आपका होगा ये कंटेंट निकल के आपका जाएगा पीसीटी के पास. दिस कंटेंट विल गो टुवर्ड्स द पीसीटी. That's what we'll find. So efferent arterioles will have the peritubular capillaries यहाँ पे, and this peritubular capillaries once they are getting formed, ये तो आपके नेफ्रॉन के आसपास आपको मिलेगी यहाँ पे. Okay. Now glomerular filtration rate याद रखना, it's going to be around 125 ml per minute and 180 liter per day. That's a filtration rate. ये भूलना मत. Okay. Malpighian body अगर आपके सामने टर्म आ रहा है, that means Bowman's capsule plus my glomerulus. Glomerulus and the surrounding Bowman capsule collectively call him a Malpighian body. इसे हम इवन बोल सकते हैं आप एज अ रेनल कॉर्पसल्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इनकी वजह से ही तो आप कर रहे हो अपने यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे. नाउ लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे आपका कंटेंट आ चुका है पीसीटी के अंदर. सो पीसीटी में यू हैव ऑल द कंटेंट व्हिच हैज रीच्ड ओवर देयर. अब पीसीटी में आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो काफी चीजों को आप यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कराओगे. पानी को आप रीएब्सॉर्ब कराओगे, ग्लूकोज को आप रीएब्सॉर्ब कराओगे, इन सब चीजों को आप यहाँ से निकाल रहे हो. आप नहीं चाहते कि यूरिन के साथ ग्लूकोज भी जाए, अमाइनो एसिड भी जाए. सो विल टेक आउट ऑल दोस कंटेंट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, H2O, HCO3, ये सारे कंटेंट को आप पीसीटी में से निकाल लेते हो. इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी विल कॉल इट एज अ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. तो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन आपके यहाँ पे पीसीटी में आपका किया जाएगा, और 70% कंटेंट तो आपका यहां से निकल के आ जाता है. याद रखना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्सॉर्ब्ड, रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी. पीसीटी में से मेजर चंक ऑफ कंटेंट आप रीएब्सॉर्ब करके ले आते हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर बेसिकली. तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं. जब हम करते हैं 70%, जब हम करते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, 70 से 80% फिल्ट्रेट हम रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. यहाँ पे क्या क्या रीएब्सॉर्ब कर रहे हो आप यहाँ पे, यू आर एब्सॉर्बिंग द सोडियम आयंस, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, Cl आयंस, H2O भी करा जाता है यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर. सो ऑल दोस थिंग्स आर बीन रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी. इसके साथ साथ कुछ चीजों को आपको फेंकना भी पड़ता है, मतलब कुछ चीजें होती है जो आपके काम की नहीं होती, तो यू हैव टू थ्रो देम इनटू द पीसीटी. तो क्या कोई मुझे बताएगा कि ट्यूबुलर सिक्रेशन में आप क्या क्या डालते हो पीसीटी के अंदर? वैसे ही बता दो, बोलो मोनिका. अमोनिया एंड हिप्योरिक एसिड और ड्रग्स. राइट, वेरी गुड. अमोनिया, हिप्योरिक एसिड, ड्रग्स को आप यहाँ पे सिक्रेट करते हो अपने पीसीटी के अंदर. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग सिक्रेटिंग इन द पीसीटी. सो चलो देखते हैं हम यहाँ पे. सो ड्रग्स, हिप्योरिक एसिड एंड अमोनिया एज वेल, यू विल बी थ्रोइंग देम इनटू योर पीसीटी के अंदर. तो इसे हम बॉडी के बाहर आप निकाल रहे हो. यू आर, इनको आप डाल रहे हो ताकि आपका ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाए. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट. तो इतनी बात याद रखना, पीसीटी में इतनी चीजें आपके यहाँ पे की जाती है. अब यहाँ से आपको जो फिल्ट्रेट जाएगा, इट विल गो इनटू माय हेनलीस लूप. तो याद रखना, आपने यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कर लिया, बट उसका भी एक लिमिट होता है. सी, आपको मैंने ये बात बताई थी दैट अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज मिल जाएगा. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पीसीटी का एक लिमिट होता है ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने का. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा. ये बात भूलना मत कि आपका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन आपका सर्टेन एक्सटेंट तक ही हो सकता है. योर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैन ओनली हैपन अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है. सो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन विल ऑलवेज ओनली हैपन अप टू सर्टेन एक्सटेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय थ्रेशोल्ड वैल्यू. एक सर्टेन वैल्यू तक ही आप एब्सॉर्ब कर सकते, उसके बाद आप एब्सॉर्ब नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड एज माय ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा. ठीक है. एक सर्टेन लेवल तक का ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा. राइट. सो ये हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ वी हैव अ हेनलीस लूप. अब हेनलीस लूप में आपको याद ये रखना है कि जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ये आपका वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा. वाटर रीअब्सॉर्प्शन विल बी हैपनिंग इन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनलीस लूप. ओके. और जो असेंडिंग पार्ट आपके यहाँ पे होता है, इसमें आपका सोडियम और Cl आयंस को आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करते हो. सो डिसेंडिंग पार्ट में व्हाट यू विल डू, यू विल रीअब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड असेंडिंग पार्ट के अंदर यू विल रीअब्सॉर्ब द सोडियम आयंस एंड Cl आयंस. ये आपको याद रखना है. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय हेनलीस लूप.
जितना लंबा हेनरीज लूप उतना ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन, राइट, दैट्स व्हाट हेनरीज लूप इज नोन फॉर। ओके, बट आपसे पूछा जाएगा ना कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, देन आप आंसर दोगे अपने यहाँ पे पीसीटी। पीसीटी इज अ मेजर साइट जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा सबसे ज्यादा। हेनरीज लूप इज नोन फॉर दैट मेनली, बट ज्यादा होता है आपका पीसीटी के अंदर। देन यू हैव द डीसीटी। अब डीसीटी आ गया तो आपको दो चीजें याद रखनी है। डीसीटी के अंदर आप सिक्रीट करते हो अपने यहाँ पे पोटेशियम आयंस को, इनको आप यहाँ पे भेज रहे हो, डाल रहे हो, फेंक रहे हो। H+ आयंस को भी आप यहाँ पे डाल रहे होते हो। सोडियम आयंस को यहाँ से आप निकाल लोगे। सोडियम आयंस आर बीन टेकन आउट फ्रॉम द डीसीटी एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो टेकन आउट फ्रॉम द डीसीटी। ये भूलना मत कि डीसीटी में से आप सोडियम आयंस को निकाल रहे हो, वाटर को निकाल रहे हो, पोटेशियम को सेंड कर रहे हो और अपने H+ आयंस को आप यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू डू इन माय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। दिस इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जब आपका पानी नीचे आ रहा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। पहले 300 था, 600, 900। सो वाटर जितना आप निकालोगे ना यहाँ पे, जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, जैसे जैसे आपका पानी रीएब्सॉर्ब होगा, यू विल फाइंड द ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू चेंज। इट विल टेक द यू टर्न। ये जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग पार्ट के अंदर, अब क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी अभी आपके आपस चेंज हो रही है, ये कम हो रही है अब आपके यहाँ पे। क्यों कम हो रही है? बिकॉज अब आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल रहे हो। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालोगे तो आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी कम होने लगेगी। सो ये आपको होते हुए यहाँ पे दिखता है इनसाइड योर हेनरीज लूप के अंदर। वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, हमने देखा था। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। एनसीईआरटी की कोई भी पिक्चर हो तो उसको आपको एक बार नजर घुमा के आना है। यू हैव टू सी द पिक्चर वेरी केयरफुली, राइट। प्लीज याद रखना व्हाट इज माय ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। इसके ऊपर बेस सवाल आ चुका है पहले भी। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा क्या होता है, ये अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लो आप यहाँ पे। Because this should be clear to all of you that ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है only up to certain extent. उसके बियॉन्ड आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते पीसीटी के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की भी एक लिमिट होती है और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। So we have seen the PCT and याद रखना you will have the simple cuboidal brush border epithelium in the PCT. ये मिलता है आपको epithelium आपका यहाँ पे। Okay, then DCT is known for your selective reabsorption of my sodium ions, water, tubular secretion of my potassium ions and H+ ions, right? This is what my DCT is known for. DCT के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है that यहाँ पे आपका एल्डोस्टेरोन आके काम करता है और आपका वैसोप्रेसिन भी आके इसके ऊपर एक्ट कर सकता है। वैसोप्रेसिन जाके बोलता है डीसीटी को कि चलिए पानी को निकालना चालू करिए, और सिमिलरली आपका एल्डोस्टेरोन भी आके इसके ऊपर एक्ट करता है, जो हमने कल देखा भी था, और इसे बोलता है कि आप सोडियम आयंस को निकालिए तो उसके साथ आपका पानी का भी एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय एल्डोस्टेरोन इज गोइंग टू डू ओवर हियर, राइट। देन वी हैव अ लूप ऑफ हेनरीज। यू हैव दिस लूप ऑफ हेनरीज जहाँ पे ये सब चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती हैं। वैसोप्रेसिन का काम दूसरा आता है आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। देखो भैया यहाँ पे हुआ क्या, पीसीटी हमने देखा, हेनरीज लूप देखा, डीसीटी हमने देखा, नाउ वी हैव द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट 4-5 नेफ्रॉन का एक सिंगल चेंबर होगा, लाइक 4-5 नेफ्रॉन अपना कंटेंट एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपका वाटर का किया जाएगा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए आपका वैसोप्रेसिन यहाँ पे एक्टिवली रोल प्ले करेगा। कोई मुझे यहाँ पे बताइए कि आपका वैसोप्रेसिन आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर द वैसोप्रेसिन इज कमिंग? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका वैसोप्रेसिन आ रहा होता है, ठीक है। ये वहां से आके बोलेगा कलेक्टिंग डक्ट को टू स्टार्ट रीएब्सॉर्बिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, और इससे क्या होगा, आपकी यूरिन बनाई जाएगी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। योर यूरिन विल बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर को यहाँ पे आपने रीएब्सॉर्ब कर लिया है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा कब होगी, ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में? ठंड के मौसम में। गर्मी के गर्मी के बेटा, गर्मी के मौसम में यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका यहाँ पे, बिकॉज अगर गर्मी का मौसम है देन यू हैव टू कंजर्व वाटर, एंड इफ यू वांट टू कंजर्व वाटर देन यू विल हैव टू रीअब्सॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। सो गर्मी के मौसम के अंदर यू विल हैव अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठंड में आप इतना पानी की पीने की जरूरत भी नहीं होती, पसीना भी नहीं छूट रहा होता, सो इन दैट काइंड ऑफ टाइम यू विल हैव अ डाइल्यूट यूरिन। सो वैसोप्रेसिन का अमाउंट कम रहेगा ब्लड के अंदर, होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। नाउ so we have seen the role of my DCT already यहाँ पे, तो इसको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है नहीं।
एंड इट्स अ क्यूरल एपिथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे भी देखने के लिए। हमने देख लिया था वेसोप्रेसिन आपका कहाँ से आ रहा है, एंड आपके ब्रेन में यू हैव सम ऑस्मो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल चेंज हुआ तो, एंड देन इट विल टेल द वेसोप्रेसिन की जाइए और पानी को रीअब्सॉर्ब करिए, क्योंकि बच्चा पानी की बॉटल ले जाना भूल गया। दैट्स व्हाट दे विल डू। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे 23 का? PCT. Congratulated table. Yeah, okay. बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अंडर नॉर्मल ऑप्शन फोर्थ आप यहाँ पे सही आंसर है। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब इन द रेनल ट्यूब्यूल, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आप कभी जाने नहीं देते हैं, ग्लूकोज आप कभी भी बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि ग्लूकोज इज एसेंशियल थिंग। ये अगर आपके यूरिन में दिख रहा है दैट मीन्स देयर इज अ सम कंडीशन, कुछ तो कंडीशन है आपको वहां पे। नॉर्मल कंडीशन में ये आपको होते हुए नहीं मिलता। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन PCT. बेटा सब लोग पीसीटी बोलेंगे, इसका आंसर पीसीटी ही होगा यहाँ पे। सो पीसीटी ही होता है जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा रिएब्सॉर्प्शन आपका क्या है सब्सटेंस का यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ माय किडनी। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देना है आपको यहाँ पे। सो यू विल हैव अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजीएस सेल्स। अब जेजीएस सेल्स आपको मिलते हैं किडनी के ऊपर बेसिकली, यू फाइंड इन ऑन द किडनी, बेसिकली नेफ्रॉन के पास आपको मिलेंगे एपरेटस। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? You have JG cells, juxtaglomerular cells, macula densa and mesenglial cells. ये तीन नाम आपको याद रखना है। फंक्शन आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, बट ये नाम याद रखना, JG cells, macula densa and mesenglial cells. JG cells आपका रिलीज करते हैं यहाँ पे आपका रेनिन। They are the one which are going to release the renin. अब देखते हैं यहाँ की इसकी कहानी क्या होती है। ये हमने कल भी देखा था, अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, अगर आपका ब्लड लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर आपको नीचे चला गया आपके यहाँ पे, या आपको हो गया यहाँ पे डिहाइड्रेशन, देन व्हाट विल हैपन? जेजी सेल्स रिलीज करेंगे अपने यहाँ पे रेनिन। ये रेनिन आपका कन्वर्ट करेगा आपके एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 1 विल कन्वर्ट इनटू माय एंजियोटेंसिन 2। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एंजियोटेंसिनोजन क्या है यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द प्रोटीन विच इज कमिंग फ्रॉम द लिवर। ये एक ऐसा प्रोटीन है बेटा जो आपका लिवर आपका यहाँ पे बनाता है, ठीक है। और हमने बना लिया हमारे यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2। जैसे ही आपका एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे बन गया, ये करेगा आपका यहाँ पे वासो कंस्ट्रिक्शन। दिस विल डू ओवर हियर माय वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन करने के बाद आपका क्या होगा, अल्टीमेटली विल फाइंड, सो याद रखना एंजियोटेंसिन 2 वर्क्स एज अ वासो कंस्ट्रिक्टर। सो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा एंड आपका जीएफआर भी आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो एंजियोटेंसिन 2 विल कम एंड विल बिहेव लाइक अ वासो कंस्ट्रिक्टर, will increase the GFR, will also increase the blood pressure. ये चीज आपको याद रखनी है। That's one thing you will find happening in this. तो ये पॉइंट याद रखना। अब एंजियोटेंसिन 2 एक काम नहीं करता, दो काम कर रहा होता है। सेकंड चीज ये क्या करेगा, अगेन एक बार फिर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, एंजियोटेंसिन 2 वर्क्स एज अ वासो कंस्ट्रिक्टर, भूलो मत। और तब जाके आपका ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, और आपका जीएफआर भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। Then एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी वो कहाँ पे बोलेगा, कॉर्टेक्स को जाके नहीं बोलेगा, कॉर्टेक्स को जाके बोलेगा टू स्टार्ट रिलीजिंग द एल्डोस्टेरॉन। अब जैसे आपका एल्डोस्टेरॉन ब्लड में आया, ये क्या करेगा, इट विल गो एंड टेल द डीसीटी टू रीएब्सॉर्ब द सोडियम आयंस। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन जाके बोलता है डीसीटी को कि भैया आप रीएब्सॉर्ब करो सोडियम आयंस को, तो उसके जैसे अपने आप आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड the water molecules are also getting reabsorbed. जब सोडियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा और उसके जैसे आपका ब्लड प्रेशर भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो चीजें कैसे हो रही है आपको याद रखना है। आपने ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा लिया, कैसे, बाय एब्सॉर्बिंग द सोडियम आयंस एंड देन द H2 मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, इससे आप क्या कर पा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो ये है आपके यहाँ पे एक पाथवे, दिस इज वन पाथवे व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि जेजीए एपरेटस या जेजीए आपका होता कहाँ पे, तो यू शुड नो दैट
JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT and the efferent arterioles. Efferent arteriole और DCT के जो इंटरसेक्शन हो रहा होता है ना, वहां पे आपको मिलता है आपको यहाँ पे JGA. जब आपका DCT और efferent arteriole जहाँ पे आपका बाईपास हो रहा होगा, साथ में आ रहे होंगे ना, वहां पे मिलेगा आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे JGA का apparatus, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus आपको वहां मिलता है देखने के लिए, राइट. इज बिल्ड इन द लोकेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द GFR. इसका काम ये होता है कि GFR को रेगुलेट करे और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करे. Falling GFR can activate the JG cells with the renin, which can stimulate the glomerular filtration flow and thereby GFR back to normal. ये हम जानते हैं यहाँ पे, something we know that. तो ये याद रखना, ये होता कहाँ पे. Sometime they will ask you question based on this. जहाँ मेरा DCT और efferent arteriole मेरा मैच कर रहा है, क्रॉस हो रहा है, वहां पे मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे JG है. So RAS pathway हम यहाँ पे देख चुके हैं. So we have known this thing. So a decrease in the blood pressure volume will not cause a release of. अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया तो इनमें से कौन सी चीज आपकी नहीं आएगी? A option. ANF. Right. ये आपका नहीं आएगा. ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद ये आता है, नीचे आएगा ये नहीं आता. So that's the correct answer in this. Yes. Hand raise करो इसके लिए. अब इसके लिए hand raise करो. Which of the following causes increase in the sodium reabsorption in the DCT? चलिए मेहनत करिए, hand raise करिए. Which of the following causes increase in the sodium reabsorption in the DCT में कौन कैसे आपका सोडियम reabsorption आपके यहाँ पे हो पाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, first option. And Sakshi Gautam Sir, first option. and Muskan. Sir, A option. Right. So एल्डोस्टेरोन की मदद से आप अपने यहाँ पे reabsorb कर पाते हो अपने यहाँ पे सोडियम आयंस को आपके DCT में से. Right. A fall in the GFR activates what? Again, hand raise करिए यहाँ पे अपना. I know you know, all of you know the answer, but still, let's have a habit of. बताइए, Tamanpreet. A option. That's a correct answer. It will go tell the JG cells to release the renin आपका यहाँ पे. ये बताओ इसका आंसर. The tuft of capillaries which form the glomerulus and those which carry the blood away from the glomerulus respectively. जो कैपिलरीज बनाने वाली जो आपकी ब्लड वेसल है और जो वहां से लेके जा रही है उसे, उसका नाम यहाँ पे क्या होगा? सो थिंक वाइजली एंड गिव मी रेज योर हैंड. बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, third option. अभिषेक. थर्ड ऑप्शन सर. That's a correct answer. एक और क्वेश्चन करते हैं. Each nephron has two parts. Which are those two parts? Raise your hand. मोनिका बताओ. ध्यान से करना, बोलो. ठीक है, मुस्कान कुमारी बताओ. Sir, second option. तनप्रीत. D option. डी बोलना बेटा, क्योंकि डी में ना वो भी आ जाता है आपका ग्लोमेरुलस भी अपने यहाँ पे आ जाता है. सो Bowman's capsule and the renal tubule. Because Bowman's capsule you will have the glomerulus itself. वो भी आपको वहाँ पे आ जाएगा ना, इसलिए. So Bowman capsule plus renal tubule are the two parts. Now let's do one thing. ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी और देख लेते हैं. यहाँ पे let's pick up some theory more. So RAS pathway में हमने लो ब्लड प्रेशर की कहानी तो हम यहाँ पे देख ली. अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा होता है देन कौन आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका ANF, arterial natriuretic factor. ANF works as a vasodilator. ये आपका आके ब्लड वेसल को करेगा डायलेट. दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर. इसका काम यहाँ पे होता है ब्लड वेसल को डायलेट करना. इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल को यहाँ पे आके डायलेट करेगा. सो दिस विल कम फ्रॉम द हार्ट. ये आपका हार्ट से यहाँ पे आएगा एंड विल कम एंड डायलेट द ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पे होता कि ANF जो आपका यहाँ पे आता है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. सॉरी, इट विल कम व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, और ये आके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है. सो ANF जाके बोलेगा DCT को कि कोई जरूरत नहीं है सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करने की. सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए. दैट्स व्हाट ANF इज नोन फॉर. ये NSAID की पिक्चर है जो आप एक बार खुद से पढ़ सकते हो. जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है. सो आई होप यू हैव डन गॉन टू द NSAID का स्टेटमेंट यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट कैसे आपका एक जगह पे आपका बन रहा है आपका डायल्यूट यूरिन. अगर ADH नहीं है, ADH इज वैसोप्रेसिन. अगर ADH नहीं है देन यू विल हैव अ डायल्यूट यूरिन. अगर आपका ADH है देन यू विल हैव अ concentrated urine is getting formed in this. Then आप यहाँ पे बनाते हो अपना concentrated urine.
दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. काउंटर करंट मैकेनिज्म आप यहाँ पे क्या होता है, वी नो दैट. एक जनरल आइडिया याद रखना पहले, इसके वजह से आप कर पाते हो अपना यहाँ पे यू आर एबल टू मेक अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. काउंटर करंट मैकेनिज्म का हेल्प से आप बना पाते हो अपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. यहाँ पे इसमें दो चीजें आपके यहाँ पे इन्वॉल्व याद रखनी है आपके यहाँ पे, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले. दैट्स टू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. चलो, तो you can see your particularly nephron एक साइड पे आपका यहाँ पे होगा आपका वासा रेक्टा, and you can see how the osmolarity is going to change. यहाँ पे आप जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो into your medullary interstitium के अंदर, आपकी osmolarity आपके यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है. That will just keep on increasing. तो नीचे ज्यादा सोल्यूट है, ऊपर के दाई सोल्यूट यहाँ पे कम है. So high amount of solutes can be seen over there. और ये आपको मेंटेन करना है. याद रखना, ये जो ऑस्मोलैरिटी आपकी जो चेंज हो रही है ना, यहाँ पे आपकी कम है, नीचे जा रहे हो आपकी ज्यादा बढ़ रही है, ये आपको मेंटेन करनी है. यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल द टाइम. कोई बताएगा ये मेंटेन करने का फायदा क्या होता है? व्हाई वी नीड टू हैव सच अमाउंट ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द बेस ऑफ द योर मेडुला, और व्हाई यू नीड टू मेंटेन दैट ऑस्मोलैरिटी? कैन एनीवन टेल मी दैट बाय रेजिंग देयर हैंड? ये सब मेंटेन करने का पर्पस क्या है, ऑस्मोलैरिटी? बताइए मोनिका. ताकि सर सोल्ट्स एंड वाटर जो मतलब वो बॉडी से बाहर नहीं निकले और बॉडी में रहे, इसलिए. थोड़ा और अच्छे से बताओ. वो तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? लाइक सॉल्ट्स तो है यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन इसका फायदा क्या होता है? एनीवन एल्स? बताओ मुस्कान. सर ये हेल्प करती है वाटर को इजी पास करने में. राइट, ये हेल्प करेगा आपका वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में इजीली. सो व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, देन इसकी वजह से आपका पानी का यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ना, आपका पानी यहाँ पे, ये आपका इजीली निकल के आ सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट द वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब वेरी इजीली फ्रॉम द हेनलीज लूप एंड देन कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे तो आपको वासा रेक्टा में तो आपका ब्लड फ्लो करेगा, हेनलीज लूप में आपका फ्लो करेगा आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट. सो ब्लड का भी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज होता है. जैसे ब्लड आपका नीचे आ रहा है तो सोडियम आयन, सीएल आयन सारे आपके अंदर जा रहे हैं, राइट? और ये वही सोडियम और सीएल आयन से जो आपने यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए थे, यहाँ से जो आपने निकाले थे फिल्ट्रेट में से, वही मेरे सोडियम और एन आयन से जो यहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं. ओके, नाउ वंस द वासा रेक्टा टेक्स अ यू टर्न, तो अब क्या होगा, आपके यही सोडियम आयंस फिर बाहर निकलना चालू करते हैं. सो यू हैव टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माय सोडियम आयंस इन द स्पेस ओवर देयर. आपको स्पेस के अंदर आपको इसका लेवल मेंटेन करना है ताकि आप पानी को आप इजिली निकाल सको. और इन सब के बीच में याद रखना कि थोड़ा सा यूरिया आप इवन निकालते हो अपने कलेक्टिंग डक्ट में से. आपके कलेक्टिंग डक्ट में से भी आपने थोड़ा सा यूरिया यहाँ पे निकालना है और उसको आपने डाल देना है फिर अपने यहाँ पे असेंडिंग पार्ट के अंदर. तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया आप क्यों निकालते हो? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ माय मेडुलरी इंटरस्टिशियम. और ये जो यूरिया आप निकालते हो, क्या ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता क्योंकि आपने उसे निकाल लिया? नहीं, ये यूरिया को हम बाद में लेके आते हैं इनटू माय असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनलीज. जो असेंडिंग लूप आपका यहाँ पे होता है हेनलीज का, उसके अंदर आप उसे यहाँ पे डाल देते हो. ठीक है, चलो. नाउ दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन दिस. यहाँ पे आप वाटर को रीअब्सॉर्ब करा रहे हो एंड यू आर एबल टू मेंटेन द right concentration of my water and my solutes because of my counter current mechanism. Now micturition again a very important underrated topic. आपके यहाँ पे बताइए तो प्रीत, बोलिए. सर ये भी याद रखना है कि कौन सी मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लू में से ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है और वासा रेक्टा के ये वाले पार्ट से ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है. नहीं, आप हेनलीज लूप का याद रखना सिर्फ. ओके आप सिर्फ हेनलीज लूप का याद रखना. और इतना याद रख लेना कि आपका जब आप नीचे जा रहे हो ना, यहाँ पे जब आपका वासा रेक्टा नीचे जा रहा होता है, मतलब ब्लड उसमें से नीचे आ रहा होता है, तब आपका ऑस्मोलैरिटी आपका वहाँ पे कम होगा. और जो बाहर आ रहा होता है तब आपका ऑस्मोलैरिटी वापस से वहाँ पे आपका जब नीचे आ रहा होता है तो वो बढ़ रहा होता है ऑस्मोलैरिटी, और जो वापस आ रहा होता है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज. बस उतनी बात याद रखना और कुछ नहीं. बाकी हर कहाँ से कौन जा रहा है वो ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो, बट नो दैट हेनलीज लूप में क्या हो रहा है. यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट एंड यू शुड नो द ओवरऑल पर्पस ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ सेटअप. पूरा ये सेटअप होने का पर्पस क्या है वो याद रखना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मिक्चुरेशन, जहां पे आप देखते हो कि आपका ब्लैडर यहाँ पे हो चुका है फुल. जैसे ही ब्लैडर यहाँ पे फुल हो गया, देन देयर विल बी अ सिग्नल टू द ब्रेन कि नाउ यू हैव टू पास ऑन द यूरिन. अब ब्लैडर फुल होने के बाद ये सिग्नल आपका भेजा जाता है टुवर्ड्स योर सीएनएस की तरफ. So you should know that in your bladder you will be having the smooth muscles and you have a sphincter muscle.
तो स्मूथ मसल एंड स्पिंटर मसल्स आपको दो यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। यूरिन आपने यहाँ पे स्टोर कर ली, यूरिन आपके यहाँ पे, ब्लैडर आपके यहाँ पे फुल हो चुका है, सो ब्लैडर इज फुल ओवर देयर, राइट। सो वॉल ऑफ द ब्लैडर विल गेट स्ट्रेच, आपका जो वॉल होगा यहाँ पे ब्लैडर का, वो यहाँ पे आपका स्ट्रेच हो जाएगा। एंड जैसे आपका ये स्ट्रेच हो गया, सो आपके ब्लैडर के वॉल में होते हैं कुछ यहाँ पे आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स, दे विल हैव सम स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे आपका ब्लैडर का वॉल स्ट्रेच हुआ, क्यों स्ट्रेच हुआ, क्योंकि ब्लैडर आपका फिल हो गया, सो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच होगा। जैसे वो स्ट्रेच हुआ, सो वहां पे कुछ आपके स्ट्रेच रिसेप्टर आपके होते हैं, और ये सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन की तरफ कि ब्लैडर आपका फुल हो चुका है। जैसे ही सीएनएस को ये सिग्नल मिलता है, देन व्हाट विल हैपन, सीएनएस आपका सिग्नल रिले करेगा। अब आपके वहां से सिग्नल आएगा फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द ब्लैडर। सीएनएस भेजेगा सिग्नल आपके ब्लैडर की तरफ, क्या सिग्नल भेजेगा वो, इट विल प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स of bladder and urethral sphincter muscle to relax. यूरेथ्रल स्पिंटर मसल जब रिलैक्स करता है ना, तब यूरिन पास हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल करना इंपॉर्टेंट है जब यूरिन को पास करना होता है, और ये सब होता है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। याद रखना, ये जो चीज आपके यहाँ पे हो रही है, दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, कि आप वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर ही आप अपने यूरेथ्रल स्पिंटर को आप रिलैक्स करते हो। जैसे ही आपने यूरेथ्रल स्पिंटर को रिलैक्स किया, आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका चालू होगा आपके यहाँ पे स्मूथ मसल्स का, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर विल स्टार्ट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, और इस तरीके से आपका यूरिन आपके यहाँ पे पास हो जाता है। सो 1 से 1.5 लीटर यूरिन आप हर दिन पास करते हो, और ये याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, रिलैक्स कौन हो रहा है। एक बार फिर बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है स्मूथ मसल्स ऑफ माई ब्लैडर, एंड यूरेथ्रल स्पिंटर मसल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपके रिलैक्स कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली रिलैक्सिंग ओवर देयर, ताकि यूरिन पास हो। ओके, यूरिन का कलर येलो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड में यूरोक्रोम। यूरिन विल हैव समटाइम्स हैव ग्लूकोज एंड कीटोन्स बॉडीज आपको मिल सकती है अगर किसको है वहां पे डायबिटीज, यू हैव सीन दिस थिंग, राइट। तो ये जो बताया गया वो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सो या, इसका आंसर बताओ पढ़ के आराम से। Which of the following statement is correct with respect to the kidney function regulation? Take your time and then raise your hand. कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? अभिषेक अरोड़ा बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, First option. मोनिका, फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान ए ऑप्शन। and Tanpreet. A option. Right. When someone drinks lot of water, the ADH releases suppress. ये बात आपके यहाँ पे सही है। काफी ज्यादा पानी पिया ना आपने, तो ADH आने की जरूरत नहीं है फिर वहां पे। You can actually make sure that कि पानी को आप जाने दे सकते हो थोड़ा बहुत। So that's the correct answer. If the Henry's loop were absent from the mammalian nephron, which of the following is to be expected? अगर Henry's loop अगर मैं आपके नेफ्रॉन में से निकाल लेता हूँ, then इसमें से आप क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो? निकल गया अगर हेनरीज लूप यहाँ से, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ यू कैन थिंक एन आंसर बेटा, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो। दीप्ति, धर्मेंद्र, खुशी कुमारी, कनिका, पीयूष, ट्राई करो, कुछ नहीं हो रहा। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। डिम्पल, मुस्कान, डिम्पल का भी आंसर बताना। सर फोर्थ ऑप्शन दोनों का। दोनों का। The urine will be more dilute. बिल्कुल, अगर नेफ्रॉन अगर आपने हेनरीज लूप निकाले, then obviously you find urine is going to be much more dilute in this. ठीक है, अब ये सब हम बाद में करते हैं। Now let's focus on the disorders. Uremia is one of the disorders जहाँ पे आपको मिलेगा high amount of urea in the blood. ये आपको कब मिल रहा है? When you have a kidney failure. So जब आपका कोई kidney failure होता है, मतलब assume that your kidney is not working, then you can have a amount of urea in the blood. आपको ने ये बात बताई थी कि आपका बॉडी एक किडनी पे काम कर सकता है। एक किडनी काम करना बंद कर दिया ना, तो अदर किडनी कैन स्टिल हैव दिस 80% वर्कलोड को संभाल लेगा। पर अगर दोनों किडनी खराब हो रही है, देन यू हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। सो या, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड दैट्स हैपन बिकॉज़ ऑफ किडनी फेलियर, या फिर देयर इज अ माल फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अपना काम यहाँ पे नहीं कर रहा। तो बताइए आप लोग मुझे, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको है यूरेमिया, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? हीमोडायलिसिस। अच्छा, हीमोडायलिसिस। और कोई और कुछ सजेस्ट करेगा? मोनिका बोलेगी हीमोडायलिसिस कर लो, आ जाओ।
तुम क्या उससे मंगवाओगे? क्या अभिषेक, व्हाट इज दिस? अभिषेक will like कि मैं बंदोबस्त करता हूँ. किडनी दे दूंगा सर. Alright. Second thing could be kidney transplantation. ठीक है. Alright. और कोई किसका और कोई तरीका है, कोई नया तरीका, अनोखा तरीका? I think nothing. Any one of you will say कि life is short, इतना attention is इन सब छोटी छोटी बातों को. Have a life. No one. बड़ा तुम लोग बोरिंग डॉक्टर हो. So yes, you will find you can either go for a kidney transplantation or you have to go for a hemodialysis. That's what you have to do. Then you have a renal calculi. आप में से कोई मुझे हैंड रेस के बताएगा रेनल कैलकुली क्या होता है? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज माय रेनल कैलकुली. खुद से बताओ. चलो बताइए मुस्कान. Sir, insoluble mass of salts. ठीक है. और ये क्यों बन रहे हैं? ऑलराइट, ठीक है. अभिषेक हाँ बोल. हो रही है. क्या हो रही किडनी में? Oxalate formed. ओके, ऑक्सलेट स्टोन्स यहाँ पे आपके बन रहे हैं. ऑक्सलेट सॉल्ट की वजह से आपके यहाँ पे स्टोन्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है. ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई विल फाइंडिंग हैपनिंग. अगर ये हो रहा है तो बताइए मुझे, समवन हैज टू टेल मी कि पेशेंट को क्या दिक्कत आएगी एंड डू यू नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दिस, डू यू डोंट नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दिस, व्हाट डू यू थिंक? समवन हैज टू टेल मी दिस. अच्छे से बताओ. बताइए मोनिका, बताइए क्या होगा इसमें पेशेंट को? बैक पेन होगी और ऐसे पेल्विक रीजन में पेन होगी ना, और गोनैड्स में पेन होगी, और ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है क्योंकि काफी ज्यादा पेन होती है. ठीक है, ट्रू. सो किडनी स्टोन के लिए रखना, इट इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म बाय द ऑक्सलेट सॉल्ट्स. आपके यहाँ पे किडनी स्टोन बनाएंगे आपके यहाँ पे, एंड द स्टोन्स कैन बी फॉर्म्ड इन द किडनी, दे कैन बी फॉर्म्ड इन द यूरेटर और इन द ब्लैडर. सो हर एक जगह पे आपको ये किडनी स्टोन बनते हुए आपको मिल सकते हैं. ठीक है. देयर मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्मेशन हैपेंस विद इन द ब्लैडर और यूरेटर. ये आपका बनता है काफी ज्यादा. अगर आप टमाटो कंज्यूम कर रहे हो, बीटरूट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपका बन सकता है. इट इज वेरी पेनफुल. अगर आपके किडनी का स्टोन का साइज होता है 4 mm से नीचे, 4 mm, 3 mm, 2 mm अगर रहता है ना साइज, देन वो यूरिन के साथ पास हो जाएगा. अगर साइज बड़ा होता है 12 mm, 8 mm, 6 mm, then you might have to go for a surgery. Then one has to go for a surgery for that. Then you have a renal failure. That is nothing but my decrease or cessation of the glomerular filtration. Filtration आपका बंद हो चुका है. Acute renal failure, both kidneys stop working. Daily urine output आपका जो यहाँ पे बनेगा वो आपका बनेगा सिर्फ आपका 250 ml जितना. Now that is a concern. इतना कम अगर यूरिन आउटपुट है, दैट मीन्स व्हाट? आपकी बॉडी में यूरिया ज्यादा है. यूरिया विल बी मोर इन द बॉडी. अगर यूरिया आपकी बॉडी में ज्यादा होगा देन ये आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करेगा. तो ये बात याद रखना. इसका रीजन क्या हो सकता है रेनल फेलियर का? लो ब्लड वॉल्यूम, डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स. अगर कोई डैमेज हुआ है रेनल ट्यूब्यूल्स को, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, और एंटीबायोटिक्स ड्रग्स भी ये कॉज कर सकती है. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. ट्रीटमेंट रेनल फेलियर का हेमोडायलिसिस, ये आप करा लो, आप सब ठीक हो जाएगा. ठीक है. देन नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ग्लोमेरुलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ माय किडनी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. ठीक है. याद रखना, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन हो गया, ये अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वहां पे, इससे आपका यहाँ पे होगा आपका नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस इज नथिंग बट माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ग्लोमेरुलर लाइक ऑफ माय नेफ्रॉन और a certain part of a kidney, that's my nephritis. स्पेसिफिकली नेफ्रॉन की यहाँ पे होती है आपको इन्फ्लेमेशन यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे नेफ्रॉन आएगा. ये पैथोजेंस की वजह से होती है. बैक्टीरिया प्रोटोजोन आपका आ गया वहां पे बॉडी के अंदर, तो वो कॉज कर सकता है. देन वी हैव सीन वन कंडीशन कॉल्ड एज माय डायबिटीज इंसिपिडस. इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा, और ये इसलिए बन रहा है बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच. अगर आपकी बॉडी में एडीएच की कमी होती है देन यू विल फाइंड more urine output will be seen. ज्यादा यूरिन आउटपुट आपको बनते हैं के लिए आपको मिल जाएगा. So urine, dilute urine for production happens because of lack of ADH. हमेशा पर्सन को थर्स्टी फील होगा, एंड अराउंड आपका 14 लीटर जितना यूरिन पर डे आप यहाँ पे एक्सक्रीट करोगे. ये सब आपका होता है when you have a lack of ADH. So ये याद रखना आपको यहाँ पे. Then glycosuria, presence of glucose in the urine occurs in the diabetes. So this is the presence of glucose in the urine. एंड ये आपका होता है व्हेन यू हैव अ डायबिटिक कंडीशन आपके यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई ग्लाइकोसूरिया. कीटोन बॉडीज भी आपको मिल सकती है यहाँ पे आपकी अगर आपको डायबिटीज हो तो आपको कीटोन बॉडी भी आपको मिल सकती है. सो दैट्स व्हाई कीटोयूरिया. दैट इज योर हेमोडायलिसिस. ये हम जानते कैसे किया जा रहा है, सो वी कैन इग्नोर दैट. एंड रेनल फेलियर हम यहाँ पे देख सकते हैं.
ओके, रेनल फेलियर अगर आपके यहाँ पे हो रहा है ना, देन यू कैन आल्सो हैव अ इशू ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन. अगर आपकी जीजीएच सेल्स में से हार्मोन नहीं आ रहा, देन इट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द आरबीसी फॉर्मेशन एज वेल. सो लैक ऑफ इरिथ्रोपोइटिन कैन अफेक्ट द आरबीसी फॉर्मेशन एज वेल. यहाँ पे बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. चलो अब जल्दी से इसका आंसर बताओ. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. यू विल हैव टू रेज योर हैंड. बताइए मुस्कान कुमारी. सर डी. डी आप कह रहे हो. डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने ढूंढ लिया ग्लाइकोसियूरिया का सिर्फ एक ही मैच यहाँ बनेगा आपके यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. सो मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी बाय डिफॉल्ट बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. राइट, ठीक है. गाउट इज समथिंग यहाँ पे आपको मिलता है कि आपके यूरिक एसिड सॉल्ट्स आपके इकट्ठा होते हैं जॉइंट्स के अंदर, सुई के साथ बना जाएगा आपके यहाँ पे. रेनल कैल्कुली इज अ मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन, जो हमने यहाँ पे देखा था. अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एज. अगर आपके यहाँ पे किडनी यूरिन नहीं बना पा रही, अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे. अभिषेक अरोड़ा बताइए. यूरिमा. नहीं, दैट्स एनुरिया. जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया ना कि अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म द यूरिन, यूरिन आप यहाँ पे बना नहीं पा रहे हो आप यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनुरिया. अभिषेक गलत हो गया. प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कॉल्ड एज व्हाट. ये तो हो सकता है, ये तो आसान सवाल है. प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे. बताइए मोनिका. सी ऑप्शन. राइट, हेमाटोयूरिया. मोनिका बता सकते हैं ये क्यों हो रहा होगा. व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस. सर ज्यादा ही रिलीज हो रहा होगा वो एरिथ्रोपोइनिन. मोनिका बताओ. सर मैं हाँ बोलो. सर जो पोडोसाइट्स है ना उनका साइज बड़ा हो सकता है. ये अच्छा लॉजिक था, मतलब- वैसे बुरा नहीं था. दैट वाज नॉट बैड कि यहाँ प्रोसाइट्स वहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आरबीसी वहाँ पे आपका आ रहा है. ओके, दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस. इट कैन हैपन. अगर आपका इन्फेक्शन होता है तो वो टाइम पे यू कैन फाइंड कि फिल्ट्रेशन के दौरान आपका आरबीसी भी आपको वहाँ पे आ सकता है. दैट्स गुड. एनीथिंग एल्स. एनीवन वांट टू से एनीथिंग एल्स. किडनी स्टोन के टाइम पे भी ये हो सकता है. सुना मेरी बात. जब किडनी स्टोन ब्रश करता है ना आपके यूरेटर से वॉल पे टच करता है या वहां से ब्रूसेस वो क्रिएट करता है, तो उससे भी थोड़ा ब्लड आपको यूरिन में मिल सकता है. सो किडनी स्टोन कैन आल्सो हैव अ कंडीशन, कैन लीड टू कंडीशन वेयर यू हैव अ ब्लड इन द यूरिन. चलो. प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलिटस. सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी इसके लिए हैंडल्स करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन सर. Option A, right? That's the correct answer. Yes, ketonuria or your galactosuria are the condition जो आपको बता सकते हैं कि that the person is suffering with my diabetes mellitus. Which of the following would help in prevention of the diuresis? इनमें से कौन सी चीज आपका diuresis होने से बचाएगी. बताइए मुस्कान कुमारी. सर डी ऑप्शन. राइट. अभिषेक. सर फर्स्ट ऑप्शन. मोनिका. सर सी ऑप्शन. बड़े अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे. एंड मुस्कान. सर फोर्थ ऑप्शन. देखो यहाँ पे they have asked you which of the following would help in prevention of the diuresis. ठीक है. So we are trying to talk about, we are trying to do something जहाँ पे आप पानी को आप कंजर्व कर रहे हो. You are trying to conserve the water molecules. अब arterial natriuretic factor causes vasoconstriction, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं. So that is not a correct answer यहाँ पे. Right? B तो चलो वैसे भी आपके यहाँ पे आएगा नहीं. More water reabsorption due to under secretion of my ADH. Under secretion हम क्यों करेंगे. ज्यादा करेंगे ना हम तो यहाँ पे, तभी तो आपका वाटर रिएब्जॉर्प्शन किया जाएगा. ये भी आपका फॉल्स हो जाता है फिर तो. राइट. एंड देन यू हैव योर डी ऑप्शन आपका. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. ये आपका बचा सकता है आपका डाययूरेसिस, क्योंकि अगर आप वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, देखो होता क्या है ना कि जब आप सोडियम आपको एब्जॉर्ब कराते हो एल्डोस्टेरोन से, तो वाटर भी आपको रिएब्जॉर्ब किया जाएगा. सो अल्टीमेटली वाटर अगर आप निकाल रहे हो किडनी में से या नेफ्रॉन में से, तो आप यहाँ पे डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर रहे हो. तो वेरी गुड टीम दिल्ली, दैट्स द करेक्ट आंसर. चलो
Which of the following factor is responsible for formation of a concentrated urine? इनमें से कौन सा रीजन आपके यहाँ पे बन जाता है तो फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? यहाँ पे लिखूंगा मैं आपका हाइपर आ गई है, हाइपर। बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, third option. मोनिका, थर्ड ऑप्शन। तमनप्रीत एंड मुस्कान। सी Third ऑप्शन। option. राइट, दैट्स करेक्ट आंसर। जब आप हाइपर ऑस्मोलैरिटी आप मेंटेन करते हो मिडलरी इंटरस्टिशियम के अंदर किडनी वाली जगह पे, देन यू विल फाइंड द मोर वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग ओवर देयर, लाइक यू कैन मेक अ कंसंट्रेटेड यूरिन आपको यहाँ पे। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। तो बढ़िया। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन व्हाट? अगर आप आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे आपके यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा लॉजिक लगा के करो, वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पे। बताइए मुस्कान। Sir, D option. अभिषेक, मुस्कान। Sir, A option. नहीं, मेरी बात सोचो, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, पूछा क्या गया है? यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन व्हाट? अगर मैं आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब आपको आना चाहिए अभी। अगर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप जानते हो कि पर्सन को वहाँ पे किडनी फेलियर हुआ पड़ा है, इसलिए आप वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऑप्शन ए आपको क्या कर रहा है आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इनसाइड द बॉडी। अरे ये कैसे होगा? ये तो रॉन्ग हो गया ना बिल्कुल भी। अगर मैं आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन वेस्ट कैसे बिल्डअप होगा? बल्कि ये तो हम ठीक कर रहे हैं ना यहाँ पे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल, अगर आप हीमोडायलिसिस अगर आप करा रहे हो तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? मे रिजल्ट इन व्हाट? ये थोड़ी आएगा, ये तो आप ठीक कर रहे हो यहाँ पे। दिस विल नॉट हैपन। तो ए तो आपका कहीं से भी आंसर नहीं बन सकता। अगर ये मेरा यहाँ पे आंसर बन नहीं सकता कहीं से भी, ये मेरा कहीं से भी सही नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत हो जाता है, बी मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है। अब क्या रहेगा आपके पास? सी एंड डी आपके पास रहेगा यहाँ पे। सो आप थोड़ा सोचो यहाँ पे। ऑप्शन स्टेटमेंट सी तो आपका करेक्ट ही है, मतलब राइट। इसको तो आप यहाँ पे हटा ही दो। देयर इज समथिंग यू गेट रिड ऑफ दिस, राइट। इवन अगर आपको समझ नहीं आता कि रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ माय कैल्शियम आयन फ्रॉम द जीआई gastrointestinal tract, right? If that is something which is mentioned over there, it's okay. You can ignore that thing right now. But look at the other options यहाँ पे, B and D को आप यहाँ पे देखो। Non elimination of excess of potassium ions, that's one thing they have mentioned, ठीक है। ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो आप कर लो अपना हीमोडायलिसिस एंड देन यू हैव अ रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों है मेरे यहाँ पे ट्रू? बिकॉज आई विल फाइंड कि अगर आपका किडनी के अंदर फेलियर हो चुका है, मैंने आपको बताया था, इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द आरबीसी प्रोडक्शन। तो अगर आप हीमोडायलिसिस अगर आप करा रहे हो ना अपना यहाँ पे, इट विल नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन द आरबीसी प्रोडक्शन। तो आपका आरबीसी प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हुआ? बिकॉज आपकी किडनी यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो, सो नाउ लेट्स कम बैक टू फ्यू मोर क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स पिक अप सम मोर क्वेश्चंस। ANF is released by, इसको वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Heart. हार्ट। Heart. Raise your hand to answer this. Reabsorption of water in DCT and PCT part of nephron is a function of. बताइए मुस्कान। Sir, C option. अभिषेक? Yes, sir. C option. C. That's the correct answer.
वैसोप्रेसिन के बारे में देखो अभी यहाँ पे ना, वैसोप्रेसिन का मेन काम आपका होता है वाटर को रीअब्सॉर्ब कराना। डिस्टी में तो इसका काम होगा, इवन इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ रोल इट विल आल्सो हैव ऑन द पीसीटी एज वेल। और कलेक्टिंग डक्ट इसका मेन साइट है जहां से आपका वाटर को रीअब्सॉर्ब यहाँ पे कराया जाता है। Vasa recta are minute vesicles of peritubular capillaries network, which is वासा रेक्टा जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो आपकी कहाँ पे घूम रही होती है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग बेसिकली। बताइए तो अनप्रीत। सभी ऑप्शन। साक्षी गौतम। सभी ऑप्शन। राइट। और वासा रेक्टा आपको कौन से टाइप के नेफ्रॉन में देखने के लिए मिलेगा अच्छे से? जक्स्ट्रा मिडिल नेफ्रॉन, राइट, जक्स्टा मिडिल नेफ्रॉन में मिलेगा ये देखने के लिए। मेन फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्क्रीट ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू मेंटेन व्हाट? मेन फंक्शन ऑफ अ डिस्टल कॉन्क्रीट ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन इज टू मेंटेन क्या? बताइए मोनिका। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। पीएच और आप यहाँ मेंटेन कर रहे हो, उसके साथ आप सोडियम पोटेशियम बैलेंस का मेंटेन कर, बिकॉज आप पीएच कैसे मेंटेन करो, बिकॉज अगर आपके पास ज्यादा H+ आयंस हैं तो आप उन्हें रिलीज करोगे अपने यहाँ पे किडनी के अंदर। सो दैट्स व्हाट यू डू इन दिस, राइट। द पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इन्वॉल्वड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा गया एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब यहाँ पे बात की जाती है, सो बताइए अभिषेक। सर डीसीटी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी ना, दैट्स व्हेन यू विल से पीसीटी। ठीक है, सो एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन जब आपको किया जाता है दैट विल डन इन द पीसीटी के अंदर किया जाएगा। डीसीटी में नहीं किया जाता, एक्टिवली नहीं किया जाता, वो पैसिवली किया जाता है। सो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन डन इन पीसीटी के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कुछ चीजों को आपको छोटी चीज है बट यू हैव टू कीप हैंड ऑन देम। ये हम कर चुके हैं यहाँ पे। ये बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? This is going to be your option A again. I think we have done this thing. Yes. आपके यहाँ पे okay. JJS cells which regulate the glomerular filtration rate is formed at a point of contact of. ये कौन से point of contact आपका ये बनता है? Juxta glomerular apparatus. ये बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। बताइए मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। साक्षी गौतम सर बी ऑप्शन। एंड मुस्कान। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप सबका यहाँ पे सही है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। पोडोसाइट्स आर व्हाट? बताइए मोनिका। सर डी ऑप्शन, नहीं सी। सी सी आएगा बेटा। वुमेन कैप्सूल की इनर वॉल पे होता है ना, सो दैट्स व्हाई एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलो सही ऑर्डर बताओ यहाँ पे अपना, क्या ऑर्डर है आपका यहाँ पे सही रहेगा? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर यू कैन फाइंड इन दिस? कैसे होता है काम? The correct order of process that occurs in urine formation. तवनप्रीत बताइए। सी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। सर फर्स्ट। मोनिका। थर्ड। सब लोग याद रखना, थर्ड ऑप्शन आपको याद रखना है। फिर होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, then reabsorption, and then you'll have a tubular secretion. That is a correct order you have to follow. Option C. Second आपका selective reabsorption आपका किया जाता है, and then you go for a tubular secretion. The peritubular capillaries around the renal tubule emerge from, ये कहाँ से बन के आ रही होती है? peritubular capillaries आपकी कहाँ से बन के निकल के आ रही होती है? बताइए अभिषेक। थर्ड ऑप्शन सर। फ्रंट आर्टरियल से बन के आ रही होती है, और ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्रॉम हियर आई विल फाइंड दे विल बी कमिंग आउट। अभिषेक मुझे बताओ, या कोई मुझे बताए यहाँ पे हिपेटिक वेन कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ आ रही होती है। नहीं नहीं नहीं, वो हिपेटिक पोर्टल वेन होती है।
वो आपकी होगी बेटा वहां पे हेपेटिक पोर्टल वेन, ये जाएगी यहाँ से हार्ट के पास, मिक्स मत करो। हेपेटिक पोर्टल वेन जो आपके यहाँ पे होती है, दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द लिवर। ये जो होती है आपकी जाती है वहां से हार्ट के पास जाती है डायरेक्टली आपकी। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय मिडलरी पिरामिड, इनमें से कौन सा आपका मिडलरी पिरामिड का पार्ट नहीं होता? Oh, which is a part, sorry, which of the following is a part of my pyramid? Is a part of my मिडलरी पिरामिड आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा मिडलरी पिरामिड का पार्ट यहाँ पे बन जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, fourth option. मुस्कान, Sir, D option. Shindy is the correct answer. Loop of Henle is a part of my मिडलरी पिरामिड आपका यहाँ पे। The structure from which the collecting duct receives the filtrate and structure into which it will pour the filtrate respectively are. Look at this and then tell me. बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। अभिषेक, सेकंड ऑप्शन सर। आपका जो स्ट्रक्चर जहां से आपका कलेक्टेड डंक आपका रिसीव कर रहा था फिल्टर को, दैट्स माय डीसीटी, और वहां से हो जाएगा आपके रेनल पेल्विस के अंदर। बिल्कुल सही, ट्रू। सो दीज आर सम क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड यहाँ पे। इसके अलावा जो भी बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस है, एक बार आप इन्हें वापस से सॉल्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग इन देम, राइट? बट सीम्स लाइक आपको इसमें और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े आप और सॉल्व करोगे इन द अपकमिंग असाइनमेंट के, तो बेटर रहेगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा आपको संडे वाले टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। संडे वाला जो आपको टेस्ट मिलेगा, जब आपके हाथ में टेस्ट आएगा, तो आपको टेस्ट को लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आई होप एवरीवन नोज ना हाउ टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ वर्ड, ये Yes, sir. PDF वो करना रहेगा आपको, एंड वो करने के बाद आपके साथ एक लिंक शेयर की जाएगी ड्राइव की, उसमें आप उसे अपलोड कर देना। जस्ट मेक श्योर यू अपलोड द पेपर ओवर देयर, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट की आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, एंड या विल लेट यू नो दैट। बताइए मोनिका, क्या करना चाहते हो आप? सर OMR में करना है या ऐसे सिंपल ना? नोटबुक, लाइन वाली नोटबुक। Yes, थ्योरी sir. एग्जाम है बेटा मोनिका, थ्योरी एग्जाम है फिजिक्स का। अच्छा, You have yes, to write sir. on it. हाँ, पीस ऑफ पेपर, जैसे 4-5 पेज हो जाएंगे फिर लिख के, 100 मार्क्स का होगा ना, 70 मार्क्स का। देन यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, कन्वर्ट इट इनटू अ पीडीएफ and then upload in the drive. That's what you have to do. Okay, sir. Okay. I hope it's clear to all of you. ठीक है, so that's what you have to do in this. आपको डेट्स बताता हूँ मैं एक बार फिर आपको। सेकेंड का फिजिक्स है, 6 का आपका केमिस्ट्री होगा, एंड 9 का आपका होगा बायोलॉजी। ये टेस्ट So ये full इसलिए 11th और 12th? क्या बेटा? सर फुल 11th और 12th आएगी या फिर सिर्फ 12th होगा? Okay, let me tell you this thing again, all of you. This is actually a test to prepare you for your boards exam. आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये टेस्ट दिया जा रहा है, तो ये सिर्फ 12th का ही सिलेबस आएगा इसके अंदर। फिजिक्स 12th का, केमिस्ट्री 12th का और बायोलॉजी 12th का, दैट्स इट। इसमें 11th का नहीं आएगा। क्यों सॉल्व कराएंगे मोनिका एंड ऑल ऑफ यू आपसे हम लोग 11th का थ्योरी? Why we will ask you to draw the heart, tell me what is my photosynthesis, लिखो, right? It is only for your 12th के बोर्ड्स के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन आपके यहाँ पे करा रहे हैं, and this is something you have to do, right? So ये क्लियर कट याद रखना। इसके टाइमिंग क्या रहेंगे आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे आप लोग कौन सा टाइम प्रेफर करोगे? आप लोग विच टाइम यू विल प्रेफर, बताइए मुझे। सुबह का। शाम का। डिफरेंस टीम डेली व्हाट विल टीम डेली विल प्रेफर, बताइए। Sir, evening. All right, so either you have an evening test slot for team Delhi and team Himachal, and team Punjab को सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, that's Tamenpreet with the morning slot.
सर ये वैसे नहीं होगा कि सुबह लिंक मिल जाएगा, रात को 11 बजे तक कर सकते हैं? अच्छा मतलब Tanpreet, you will be solving 5 क्वेश्चन दिन में 5 क्वेश्चन दोपहर में and then remaining question in the night time. That's what you will do then. नहीं सर, मतलब जैसे जिसको करना है तब कर लेना। वही तो Link आ करोगे जाए। आप, वही तो प्रॉब्लम है, जैसे जिसको करना है वैसे ही होगा फिर दैट विल हैपन, दैट इज समथिंग यू विल डू, जैसे जिसको करने वाली चीज हो जाएगी फिर तो। सो लेट मी हैव अ लुक किसमें अलग अलग टाइम स्लॉट बनाया जा सकता है, नहीं बना सकता, अगर बन सकते तो ठीक है, और else जैसा तनप्रीत कह रही है वैसा ही शायद फिर हो यू कैन गिव द टेस्ट एज पर टाइम एंड प्लीज मेक श्योर कि आप चीटिंग ना करो टेस्ट देते समय, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी खोल के बैठे हो डोंट डू दैट, गिव द टेस्ट विद ऑल द जेन्युइननेस एंड या राइट, सो दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना अच्छे से। ऑलराइट, सो अगली क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक चैप्टर जिसका आप रिवीजन करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक चैप्टर को 11 का जिसका आप रिवीजन करना चाहते हो एक दिन के अंदर पूरा, तो बताओ। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, टेल मी समथिंग व्हिच हैज अ हाई वेटेज। छुट्टी मार दी क्या उस दिन मैंने कहा आपने, सच्ची बताओ। सर वो एग्जांपल याद नहीं रहते। सर एनिमल प्लांट किंगडम का एग्जांपल याद नहीं रहता है इसलिए का, एनिमल किंगडम का तो समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा एनीथिंग एल्स, मुस्कान कुमारी आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू सर वांट? केमिकल। हाँ, इसका भी तो